नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। 2025 का साल नक्सलवादियों के लिए काल साबित हुआ है। अमित शाह ने जब ये कहा था, देश के गृह मंत्री ने जब ये कहा था कि 2026 मार्च में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि 5 दशक की ये समस्या 2026 में खत्म हो जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, मार्च 2026 से पहले ही नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम बंदूक छोड़ना चाहते हैं, हम सरेंडर करना चाहते हैं। देश के वो तमाम खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिन्होंने नहीं किया है उसे मिट्टी में मिला दिया गया है, पाताल से निकालकर मिट्टी में मिला दिया गया है। 2025 से पहले इतिहास में कभी यह नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। 2025 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया है। 2025 में जो हुआ है वो माओवादियों को लेकर की जा रही प्लानिंग, हो रहे युद्ध में सर्वाधिक नंबर दिखाए हैं। 2025 में वो आंकड़ा दिखाई दिया है कि 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 2025 में ये खत्म हो रहे नक्सलवाद की एक एक कहानी आपको सबसे पहले विस्तार न्यूज ने दिखाई है। सबसे पहले माओवादी संगठनों की ओर से विस्तार न्यूज की आलोचना की गई है। माओवादियों ने भी बड़ी संख्या में 2025 में विस्तार न्यूज को देखा है। खत्म हो रहे नक्सलवाद का इतिहास जब लिखा जाएगा तो विस्तार न्यूज का भी जिक्र आएगा। बड़े माओवादी लीडर रूपेश ने सरेंडर करने से पहले विस्तार न्यूज का जिक्र किया था। विस्तार न्यूज में दिखाई जा रही कहानियों के बारे में विस्तार से बताया था। 2025 में माओवादियों के लिए सुरक्षा बलों ने जो तैयारी और जो घेराबंदी करी, उस पूरे ट्रैप में किस तरह से फंसते गए माओवादी और किस तरह से उनका अंत हुआ, आपने विस्तार न्यूज में विस्तार से देखा। 2025 में क्या क्या हुआ, कौन कौन से बड़े नक्सली मारे गए, कौन कौन से बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया और कौन सी वो नीति रहे जिसकी वजह से आज माओवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता मिली है। आपको एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाते हैं कि 2025 क्यों इतिहास में दर्ज हुआ है। देखिए विस्तार से हमारी ये रिपोर्ट। लाल आतंक का काम तमाम। साल 2025 जवानों के नाम। साल 2024 की तरह ही 2025 में भी लाल आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हुई, जिसने रेड कॉरिडोर को समेटकर महज 6 जिलों तक कर दिया। साल 2025 की शुरुआत में नक्सल संगठन के अंदर कुल 21 बड़े संगठन नेता थे, जिसमें पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर शामिल हैं। लेकिन साल खत्म होते होते इनमें से 11 का खात्मा हो गया, जबकि 5 बड़े नक्सली नेताओं ने सरेंडर कर दिया। ऐसे में महज 5 बड़े नक्सली नेता ही अब बचे हैं। मारे गए नक्सली नेताओं की बात करें तो इसमें से 6 छत्तीसगढ़ में मारे गए, जिसमें सीसी मेंबर चलपति, महासचिव बसवा राजू, सीसी मेंबर सुधाकर, सीसी मेंबर मोदेम बालाकृष्णम समेत सीसी मेंबर कोसा और विकल्प शामिल हैं। इसके अलावा 5 नक्सली सीमावर्ती इलाकों में मारे गए, जिसमें सीसी मेंबर विवेक, सीसी मेंबर गजराला रवि, सीसी मेंबर सहदेव, सीसी मेंबर हिडमा, सीसी मेंबर गणेश के मारे गए। और नक्सलियों का सबसे बड़ा धड़ा साफ हो गया। पूरे साल किस तरह लाल आतंक पर प्रहार हुआ है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। शुरुआत करते हैं पहले महीने जनवरी से। जनवरी के पहले ही सप्ताह में जवानों ने 2 मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिन पर 30 लाख से ज्यादा का इनाम था। इस सफलता से एक बात तो पता चल गई थी कि नक्सलियों के लिए ये साल
बहुत घातक साबित रहने वाला है। जवानों ने जनवरी खत्म होते होते 50 नक्सलियों का नाम लाल आतंक की लिस्ट से काट दिया, जिसमें सबसे बड़ी सफलता 20 जनवरी को गरियाबंद में मिली। जवानों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति को ढेर कर दिया। यह पहली बार था जब छत्तीसगढ़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया था। इस मुठभेड़ में कुल 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे, जिन पर 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा का इनाम था। सेंट्रल कमेटी नक्सल संगठन में सबसे ऊंचा पायदान होता है। छत्तीसगढ़ में फोर्स ने चलपति के तौर पर पहली बार किसी सीसी मेंबर या सेंट्रल कमेटी मेंबर का एनकाउंटर किया था। 20 जनवरी को हुए इस एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में नक्सल संगठन की कमर पूरी तरह टूट गई। 62 वर्षीय जयराम रेड्डी उर्फ चलपति करीब 40 साल पहले नक्सल संगठन से जुड़ा था। इसके बाद लगातार नक्सल संगठन में उसका कद बढ़ता गया। साल 2021 में चलपति को उड़ीसा राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां उड़ीसा में प्रमुख नक्सली नेता के तौर पर वह लॉजिस्टिक सप्लाई की जिम्मेदारी निभाता था। 20 जनवरी को उसके एनकाउंटर के बाद उड़ीसा में नक्सल संगठन लगातार कमजोर होता चला गया। जनवरी में हुए ताबड़तोड़ आगाज को जवानों ने फरवरी में भी जारी रखा। 1 फरवरी को ही बीजापुर में जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया और महीने के अंत तक कुल 40 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें सबसे बड़ी सफलता मिली 9 फरवरी को, जब जवानों ने एक साथ 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एक साथ 31 नक्सलियों का ढेर होना उस समय तक सबसे बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि पहली बार संख्या 30 के पार पहुंची थी। विस्तार न्यूज जहां पर 31 माओवादियों को ढेर करने के बाद चौपर उतरा था, वहीं पहुंच गया है। ये डंडे आप देखिए तमाम, इन सभी में जो है तमाम माओवादियों को बांध कर लाया गया था। काली वर्दी मतलब कोई बड़ा जो है यहाँ पर माओवादी की ये वर्दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी जो है अध्ययन कराया जाता है, वो भी इसमें दिया गया है। और इसी स्ट्रेचर में जो है बांध कर लाया गया हो, क्योंकि जवानों को भी एयरलिफ्ट किया गया था। 2 घायल जवानों को, इन सभी के जो है यहाँ पर बाकायदा एक पुस्तिका छपी हुई है, इंजीनियर सिंचाई विभाग से पैसे लेने हैं। फरवरी की सफलता मार्च में और बड़ी हो गई। मार्च में 2 बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी। 20 मार्च को एक साथ 2 जिलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 नक्सली मारे गए। बीजापुर में जवानों ने 26 तो कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके बाद 29 मार्च को सुकमा में 17 नक्सली मारे गए। मार्च के कुल आंकड़ों की बात करें तो 54 नक्सली मारे गए और ये इतिहास का पहला ऐसा महीना था जिसमें नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा 50 के पार पहुंचा था। इसमें सबसे खास बात यह रही कि 25 लाख के इनामी डीकेएस जेडसी मेंबर सुधीर और जगदीश भी इसी महीने मारे गए। साथ ही 31 मार्च को दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 45 लाख की इनामी नक्सली रेणुका को भी मार गिराया, जो सेंट्रल रीजनल ब्यूरो की सदस्य होने के साथ ही प्रेस टीम की इंचार्ज थी। वहीं अप्रैल में झारखंड का एंटी नक्सल ऑपरेशन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि 1 करोड़ का इनामी सीसी मेंबर प्रयाग माझी उर्फ विवेक मारा गया। साथ ही 25 लाख का इनामी अरविंद यादव भी ढेर हो गया। बोकारो में हुए इस एनकाउंटर में इन दोनों नक्सलियों के अलावा 6 और नक्सली ढेर हुए। इनके खत्म होने से पारसनाथ और झुमरा पर्वत में नक्सलियों की पकड़ बहुत कमजोर हो गई। प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, नक्सलियों ने विवेक को सीसी मेंबर बनाया था और झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी थी। पूरे झारखंड में विवेक लाल आतंक के प्रचार प्रसार का कामकाज देखता था और पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा के बाद दूसरे नंबर का नक्सली था। इसलिए विवेक का मारा जाना जवानों के लिए बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि विवेक बहुत अच्छा रणनीतिकार माना जाता था और एम्बुश लगाने में माहिर था। लेकिन जवानों ने जब उसे मार गिराया तो नक्सल संगठन के पास झारखंड में मिसिर बेसरा के अलावा सिर्फ सहदेव नाम का ही एक चेहरा बचा। विवेक के मरते ही
कई इलाके झारखंड के लाल आतंक से मुक्त हो गए और वहां की जीवन शैली में बहुत बड़ा सुधार आया। मई का महीना लाल आतंक के ताबूत में कील ठोकने के लिए सबसे अहम साबित हुआ। कर्रेगुट्टा में चले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने नक्सल संगठन की नींव को हिलाकर रख दिया। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन 31 दिनों तक चला और तमाम चुनौतियों के बाद भी जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही नक्सलियों का सबसे बड़ा अड्डा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। कर्रेगुट्टा में मिली हार से नक्सली उबरते, इससे पहले ही जवानों ने नक्सल संगठन की सबसे बड़ी कब्र खोद दी और नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर बसवा राजू को मार गिराया। ये इतिहास की सबसे बड़ी सफलता थी क्योंकि पहली बार कोई महासचिव और पोलित ब्यूरो मेंबर मारा गया था। नारायणपुर में हुए इस मुठभेड़ में 28 नक्सली मारे गए थे। बसवा राजू पर 4 करोड़ से ज्यादा का इनाम था और ये देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा था। मेरे पीछे इस वक्त देश के सबसे बड़े नक्सली बसवा राजू का 100 मौजूद है, जो कि सीपीआई माओवादी पार्टी का महासचिव था। महासचिव पद नक्सल संगठन में सबसे बड़ा होता है। साल 2018 में गणपति के बीमार होने के बाद उसने इस पद को छोड़ा और उसके बाद बसवा राजू जो है वो सीपीआई माओवादी का महासचिव बना। कल सबसे बड़े इनकाउंटर में, जो कि अबूझमाड़ के जाटूर इलाके में हुआ, फोर्स ने बसवा राजू सहित कुल 27 नक्सलियों को ढेर किया। ये वो नक्सली थे जो बसवा राजू की सुरक्षा में तैनात होते थे। बसवा राजू का कद इतना बड़ा था कि सिर्फ सीपीआई माओवादी के महासचिव की सुरक्षा के लिए ही नक्सलियों ने पूरी की पूरी कंपनी को तैनात किया था, जो कंपनी नंबर 7 कहलाती थी, जिसमें 40 नक्सली होते हैं। ये सभी नक्सली बड़े हथियारों से लैस होते हैं। जून के महीने में मानसून की शुरुआत हो चुकी थी। मानसून ने हमेशा नक्सलियों के लिए एक कवच के तौर पर काम किया है, लेकिन ये साल अलग था। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान का माहौल अलग था। बारिश के महीने में जवानों ने ऑपरेशन मानसून लॉन्च किया और नक्सलियों ने जो सपने में भी नहीं सोचा था, जवानों ने वो कर दिखाया। बीजापुर में नेशनल पार्क एरिया में 5 जून को बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और जवानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में घुसकर सीसी मेंबर सुधाकर उर्फ नरसिम्हा चलम को मार गिराया। अगले ही दिन एक और बड़ी सफलता हाथ लगी जब 45 लाख का इनामी भास्कर भी जवानों की गोलियों का शिकार बन गया। छत्तीसगढ़ की तरह आंध्रा में भी ऑपरेशन मानसून का कहर बरपा और 18 जून को जवानों ने सीसी मेंबर गजराला रवि को ढेर कर दिया। साथ ही चलपत की पत्नी अरुणा भी मारी गई। नक्सल संगठन के लिए चारों झटके बहुत बड़े थे। साल 2025 के 6 महीने में जवानों ने 220 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जो सबसे बड़ा आंकड़ा था। लेकिन ये तो महज ऑपरेशन मानसून की शुरुआत थी। जैसे समय के साथ आपके फॉरवर्ड बेसिस बढ़ते जाते हैं। जब आप अभी अगर नदी नाले पहले रोक लेते थे ऑपरेशन को, और अगर आपकी उपस्थिति अब नदी नाले के आगे है, आप आगे कैंप आपने लगा दिया है, तो निश्चित है कि आपके ऑपरेशन ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस जो है फील्ड में, कैंप्स आपके बहुत ज़्यादा संख्या में लग गए, नदी नालों के आगे लग गए, तो कैंप्स लगने से ऑपरेशन हमेशा बढ़ते हैं। और दूसरा फिर एक मिशन पर थे हमारे सुरक्षा बल कि खात्मा करना है, तो ऐसी कोई भी अड़चन, गर्मी सर्दी कोई भी अड़चन जो है वो आड़े नहीं आई। तो ये तो पक्ष में जाता है। ऑपरेशन मानसून के तहत सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू गरियाबंद में मिला, जब लाल आतंक पर कमर तोड़ प्रहार हुआ। इस प्रहार ने नक्सलियों की ओडिशा स्टेट कमेटी के हाथ पैर काटकर पंग कर दिए। जवानों ने 11 सितंबर को 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें 3 बड़े नक्सली मारे गए। पहला नाम था सीसी मेंबर मोदेम बालाकृष्णम उर्फ मनोज, जिस पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम था। वहीं दूसरा नाम पांडु और तीसरा नाम विमल का था। इन दोनों पर 2 करोड़ 40 लाख का इनाम था। नक्सल संगठन इस झटके से उबर पाता कि जवानों ने झारखंड में एक और सीसी मेंबर को ढेर कर दिया। हजारीबाग में 1 करोड़ का इनामी सहदेव मारा गया, जिसे नक्सलियों ने झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी थी। सहदेव के मारे जाने के बाद झारखंड में कम उम्र का कोई भी नक्सली नेता नहीं रह गया और सिर्फ गिने चुने बूढ़े नक्सलियों का नेतृत्व ही वहां रह पाया। इसके तुरंत बाद नारायणपुर में ऐसी सफलता मिली जिसने नया रिकॉर्ड बना दिया। जवानों ने एक साथ 2 सीसी मेंबरों को मार गिराया।
जिसमें कोसा और विकल्प का नाम शामिल था। इतिहास में पहली बार था जब एक साथ 2 सीसी मेंबर एक ही एनकाउंटर में मारे गए। वैसे तो नक्सलियों के खिलाफ देश में कई बड़े ऑपरेशन चले, लेकिन जिस ऑपरेशन ने सबसे ज्यादा सफलता हासिल की उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मानसून। क्योंकि मानसून के दौरान नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका लगा और वो झटका था महासचिव बसवा राजू का, जिसे जवानों ने नारायणपुर में मार गिराया। इसके अलावा ऑपरेशन मानसून के दौरान ही 6 के आसपास सीसी मेंबर मारे गए। वहीं 6 से ज्यादा स्टेट कमेटी या स्पेशल जोनल कमेटी देश के अलग अलग हिस्सों में मारे गए। जब इन पूरे आंकड़ों को आप मिलाएंगे तो करीब 10 करोड़ के इनामी नक्सली ऑपरेशन मानसून के दौरान ढेर हुए। मानसून के दौरान नक्सली अपनी शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, अपने कैडर को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, लेकिन जवानों ने जिस तरीके से अंदरूनी इलाके तक पहुंच बढ़ाई और अंदरूनी इलाकों में जाकर नक्सलियों के पाताल लोक में जाकर ऑपरेशन चलाया। लगातार होते नुकसान से नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और छोटे छोटे हिस्सों में रहने लगे। इस दौरान अक्टूबर के महीने में कोई बड़ा एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में बड़े सरेंडर जरूर देखने को मिले, जिसमें मोस्ट वांटेड सीसी मेंबर सुजाता, बंडी प्रकाश और आसन्ना का नाम शामिल रहा। साल के अंतिम में नवंबर आया। नवंबर का महीना नक्सल संगठन को जड़ से खत्म करने वाला साबित हुआ। सालों का इंतजार खत्म हुआ। नक्सलियों का पोस्टर बॉय, नक्सल संगठन का सबसे बड़ा हथियार हिडमा मारा गया। 10 सालों तक सैकड़ों ऑपरेशन चलाने के बाद यह सफलता मिली थी। 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में हिडमा को उसकी पत्नी राज्य के साथ ढेर कर दिया गया और इसी के अगले दिन टेक शंकर समेत 7 नक्सली भी मारे गए। हिडमा को नक्सल संगठन के सबसे खतरनाक लड़ाकों में से एक माना जाता था। यही वजह है कि हिडमा को नक्सलियों के सबसे खतरनाक दस्ते बटालियन नंबर 1 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बटालियन नंबर 1 को लीड करते हुए हिडमा ने अपने दस्ते के साथ कई बड़े नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया। यही वजह है कि हिडमा को देश का सबसे कुख्यात नक्सली भी माना जाता था। हिडमा नक्सल संगठन के सबसे खतरनाक लड़ाकों में से एक था। यही वजह है कि हिडमा को नक्सलियों के सबसे खतरनाक दस्ते बटालियन नंबर 1 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बटालियन नंबर 1 को लीड करते हुए हिडमा ने कई बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया। यही वजह है कि हिडमा को देश के सबसे कुख्यात नक्सलियों में से एक माना जाता था। लेकिन 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के माडरमल्ली के जंगलों में ग्रेहाउंड फोर्स की गोलियों का शिकार हिडमा हो गया और उसके 6 साथी इसी जंगलों में ढेर हो गए और इसके साथ ही देश में नक्सल संगठन के सबसे खतरनाक चेहरे का अंत हो गया। हिडमा के मारे जाने से नक्सलियों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और लाल आतंक के खात्मे की तस्वीर साफ हो गई। साल का अंत आते आते जवानों ने बचा खोचा काम पूरा कर दिया। 4 दिसंबर को बीजापुर में 18 नक्सली मारे गए और नेशनल पार्क एरिया से नक्सलियों का 90% निचला कैडर खत्म हो गया। इसके बाद 25 दिसंबर को नक्सलियों की ओडिशा स्टेट कमेटी पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ, जब ओडिशा स्टेट कमेटी का सचिव और 1 करोड़ का इनामी गणेश उइके मारा गया। इसके मरते ही ओडिशा स्टेट कमेटी का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया और ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर के इलाके से लाल आतंक का अंत हुआ। कुल मिलाकर अगर साल 2025 की बात की जाए तो ये पूरा साल जवानों के नाम रहा। वर्ष 2025 के शुरुआत में सीपी मोदी संगठन के टॉप लीडरशिप, जिसमें सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का 21 का संख्या रहा, लेकिन वर्ष 2025 में लगातार की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप वर्तमान में सिर्फ 5 या 6 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स शेष संगठन में रह गए। उनमें से 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। तो उनमें से 4 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर, जिसमें नाम मैं लेना चाहूँगा। सीपी मोदी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के रामचंद्र रेड्डी हैं, सुधाकर और कोसा दादा, जिनका डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर की गई, और अन्य नक्सल प्रभावित इलाका में भी शेष माओवादी कैडर का टॉप लेवल का कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई। इन सब परिस्थिति के पश्चात अभी 5 ऐसा सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर पुनर्वास भी की गई, जिसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रूपेश, रामदेव, सुजाता, चंद्रना। इस प्रकार वर्तमान की परिस्थिति में मात्र ऐसा 5-6 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर रह गए।
इसके अलावा 5 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर भी किया, जिनकी बदौलत नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हुई। सरेंडर करने वालों में पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू, सीसी मेंबर रूपेश, सीसी मेंबर सुजाता समेत सीसी मेंबर चंद्रन्ना और रामधेर का नाम शामिल है। नक्सलियों के सरेंडर में विस्तार न्यूज ने भी अहम भूमिका निभाई। हमारे सहयोगी रौनक शिवहारे ने रूपेश तो वहीं संजय ठाकुर ने अनंत के सरेंडर में मदद की। चाहे सोनू का गढ़चिरौली जाना हो या फिर आपका छत्तीसगढ़ आना हो, इन सब के पीछे आपकी ही कोशिश है। ये सोनू का क्या बताया आपने? हाँ, कि जो गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण हुआ है। हाँ, ये तो योजना के साथ ही किया हमने। अच्छा, हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि ये योजना की शुरुआत क्या आपने ही की थी? अच्छा, ये पूरा प्रक्रिया? जी जी। हाँ, प्रक्रिया के बारे में तो हमने अप्रैल मई महीने में जब रुपेश के नाम से या भाई के नाम से स्टेटमेंट दिए थे तभी शुरू किए थे। तब उसी समय हमारा साथियों को उत्तर पश्चिम सब जोन का सभी साथियों का एचजेडसी डीवीसी साथियों का क्या राय है हथियार छोड़ के, उस समय ही हमने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के बारे में भी तय किए थे। थोड़ी सी आपकी नाराजगी थी विस्तार न्यूज़ को लेकर, ज्ञानेंद्र तिवारी को लेकर, तो उसका भी जिक्र करना चाहता हूं चूंकि आज आप यहाँ आए हैं। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी को तब तक नहीं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, ज्ञानेंद्र तिवारी, आप विस्तार न्यूज़ का ये नहीं जानता हूँ। बाद में विकास तिवारी ने इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपके बारे में मुझे समझाया कौन है क्या है, हम मानते हैं उनको, ऐसा ऐसा जी करके बताया। लेकिन विस्तार न्यूज़ विस्तार न्यूज़ का कवरेज देख रहे थे मैं, जैसे कगार ऑपरेशन का सपोर्ट में हमारे खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आपने, लाला आतंक का ये खत्म होने वाला है करके जो शब्द, ये तो कगार मीडिया है करके नाम दिया मैंने। कगार मीडिया? कगार ऑपरेशंस को सफल करने के लिए, कगार को सपोर्ट करने के लिए ये विस्तार न्यूज़ ने शायद काम कर रहे होगा। अनंत के सरेंडर से एमएमसी जोन के नक्सलियों का भरोसा बढ़ा और एक के बाद एक बड़े सरेंडर हुए। 1 महीने के भीतर रामधेर, कबीर और छोटा दीपक ने हथियार डाल दिया, जिससे एमएमसी जोन नक्सल मुक्त हुआ और साथ में मध्य प्रदेश भी। 40 सालों बाद मध्य प्रदेश का नक्सल मुक्त होना इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। आपने पहले ऑडियो जारी किया, फिर आपने पत्र लिखा, हमसे भी आपकी 2 बार बातचीत हुई। इस दौरान क्या जो बाकी साथी जंगलों में थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की आपने, और वो कहाँ तक पहुँचा? जी, हमने भेजा है 4 लोगों को जी, और कुछ दिनों से भेजा है, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया जी। तो साथी फिर लौटने वाले थे वापस, लेकिन उनके लौटने का थोड़ा इंतज़ार था हमें। लेकिन फिर जिस तरह से ये घटनाक्रम हुए तो उसमें हम थोड़ा और विलम्ब से आना चाहते थे, और सभी साथियों को कन्विंस करते हुए, चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाते हुए। क्या है कि ऐसे टूट फूट कर आना, टुकड़ों टुकड़ों में आना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। तो अभी भी मैं मेरे साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल यहाँ तुरंत ही पुनः मार्ग की ओर नहीं आया हूँ। मैं तीनों सरकारों से एक अवधि लेने के लिए आया हूँ। नक्सलियों के अंत से लाल रंग में सराबोर बस्तर के जंगल आबाद हो रहे हैं, और इसके पीछे है डबल इंजन सरकार का संकल्प। छत्तीसगढ़ की धरती पर ही अमित शाह ने मार्च 2026 की डेडलाइन का ऐलान किया, और इसको साकार करने के लिए केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी। जवानों के पराक्रम और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से लाल आतंक की नींव ढह गई। साल 2025 में 350 से ज्यादा नक्सली मारे गए, जबकि 2 सालों में 550 से ज्यादा, जिन पर 30 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। वहीं 2500 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 1900 गिरफ्तार किए गए। इन 2 सालों में करीब 75 नए कैंप खुले और नक्सलियों की संख्या में करीब 5000 की कमी आई। और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम विष्णुदेव साय नक्सलवाद के खात्मे के सबसे बड़े किरदार बने। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।
2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहाँ। हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। भारत लाल आतंक से मुक्त हो रहा है और संविधान अंतिम कोने तक पहुंच रहा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ में चल रहे ऑपरेशंस का है। अभी भी इन सारी बातों से अलग होकर के मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि जो भी बस्तर के साथी हैं जो नक्सल संगठनों में काम कर रहे हैं वो पुनर्वास करें। सरकार उनके ससम्मान पुनर्वास के लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार है और आकर के समाज में आगे बढ़ करके अपना काम करें। साल 2026 उम्मीदों का साल है उस पूरी पीढ़ी के लिए जिन्होंने नक्सल हिंसा में अपना सब कुछ खो दिया। मिशन मार्च के तहत पूरा देश लाल आतंक से मुक्त होगा, ये जवानों के शौर्य ने बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दो 2025 में क्या हुआ, एक एक घटनाक्रम, एक एक पहलू, एक एक कहानी हमने आपको विस्तार से बता दी। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर और बस्तर के तमाम साथियों ने सबसे पहले आप तक माओवादियों का सरेंडर, माओवादियों की हत्या, सब कुछ विस्तार से पहुंचाया। यकीन मानिए, मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने देश के सर्वोच्च सदन में यह वादा किया है देश की जनता के साथ कि 2026 मार्च यानी नक्सलवाद का खात्मा। 2026 मार्च से पहले कौन से वो बड़े नक्सली लीडर हैं जो अभी भी जंगल में छिपे बैठे हैं, उसकी पूरी कहानी अगर आपको देखना है तो विस्तार न्यूज के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हर एक घटनाक्रम और खत्म होते नक्सलवाद की एक एक कहानी हम आपको विस्तार से इसी तरह से दिखाएंगे जैसे 2025 में दिखाएं। नमस्कार।